Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे। बेसिकली हम लोगों ने बात की थी कि परसेंटेज चेंज कितना होता है। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो परसेंटेज चेंज कितना होता है उसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो एक आध क्वेश्चन परसेंटेज चेंज पे और लगाते हैं कि तो थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन ये है कि if length of the resistance if length of resistance is increased by 20% is increased by 20%, then find percentage change in resistance. Then find percentage change in resistance. तो देखो ना, फाइनल लेंथ कितना हो गया। इनिशियल लेंथ मैंने L मान लिया, तो फाइनल लेंथ तुम्हारा हो गया L प्लस कितना इंक्रीज किया जा रहा है, 20% इंक्रीज किया जा रहा है। मतलब 20% इंक्रीज करने का मतलब 20% ऑफ L, इतना पार्ट इंक्रीज किया जा रहा है। इतना पार्ट इंक्रीज करने का क्या मतलब है, 20/100 हो जाएगा। मतलब कितना, 20/100 ऑफ का मतलब इंटू इंटू L, 25 जा 100 हो जाएगा L/5 एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 6L/5। दिस इज योर लेंथ। अब देखो ना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इशारा क्या है, खींचा जा रहा है। इशारा आपका इशारा क्या है, खींचा जा रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जो आपका होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो हम इसको सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा, तो कांस्टेंट तो कट ही जाएगा क्योंकि KL² रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, L डैश का स्क्वायर अपॉन में L²। ध्यान दो, R डैश अपॉन में R इज इक्वल टू L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और L डैश अपॉन में L कितना हो जाएगा, 6/5। देखो L नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा तुम्हारा 6/5 एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 36 अपॉन में 25। दिस इज द रेशियो ऑफ द फाइनल रेजिस्टेंस एंड इनिशियल रेजिस्टेंस। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज बराबर क्या लिखेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस R डैश अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस माइनस में 1 इंटू में कितना हो जाएगा, 100 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 अपॉन में 25 माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा, 100 एंड दिस इज इक्वल टू 11 अपॉन 25 इंटू में 100 एंड 44%। सीधा सीधा कितना आ गया, 44% आ गया। ठीक है, तो पिछला जो मैंने लेक्चर लास्ट में छोड़ा था उसका एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया, तो मेकअप हो गया दिमाग में कि हाँ ये पढ़ाया गया था। ठीक है, तो एक टाइप का और क्वेश्चन हो गया रिवाइज के फॉर्म में। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो कभी कभी क्या करता है ना, कभी कभी स्मॉल चेंज की बात करता है, कभी कभी स्मॉल चेंज की बात करता है। जैसे अगर लेंथ को 2%, अगर लेंथ को 2% बढ़ा दिया है ना, एरिया को 2% कम कर दिया, इस तरीके का 2%, 1%, 3% का, मतलब स्मॉल चेंज की बात करता है, फॉर स्मॉल चेंज। अगर स्मॉल चेंज की बात करता है तो उसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूं, आप कैसे उसको डील करेंगे, है ना। देखिए, तो अगला टॉपिक आपका क्या रहेगा, फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज। देखो, फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज, देखो ना, फॉर स्मॉल चेंज की अगर बात करता है, फॉर स्मॉल चेंज, ये वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए बात की जा रही है। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट अब कैसे समझेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट क्या क्या टर्म रहेगा।
सवाल में क्या क्या लिखा रहेगा कि हम समझ जाएंगे कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा, है ना। आइए उसको बताते हैं। जैसे कभी आपको बोल दे स्ट्रेचिंग, वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। अगर स्ट्रेचिंग वर्ड लिखा रहे या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग, वायर को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तब भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वायर को मोल्ड किया जा रहा है, मोल्डिंग, या फिर बोला जाए मोल्डिंग, है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग, स्ट्रेचिंग, हाँ, या फिर कंप्रेसिंग भी बोल सकता है, कंप्रेसिंग, कंप्रेस करना, दबाना, कंप्रेसिंग बोल दे, चाहे कॉन्ट्रैक्टिंग बोल दे। और लास्ट में आपको ये भी बोल सकता है बेंडिंग, किसी वायर को बेंड किया जा रहा है। अगर इतना चीज आपसे सवाल में बोले तो आप तुरंत मान लीजिएगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट वाला सवाल है, क्योंकि पूरा का पूरा मटेरियल अपने हाथ में होगा। चाहे बेंड करेंगे तब भी पूरा का पूरा वायर हमारे हाथ में होगा। वायर में ना तो एक्स्ट्रा वायर ऐड किया है और ना ही उसमें से काटा है। तो चाहे स्ट्रेच करेंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, मोल्ड करेंगे, मतलब मोल्ड का मतलब किसी वायर को गला के दूसरे शेप का वायर बना दिया। अरे भाई, जब वायर को गला के दूसरे साइज का अगर आप बना देंगे दूसरा वायर, तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और बेंड का मतलब किसी वायर को पकड़ के बेंड कर दिया, तब भी वॉल्यूम उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब अगर इतना टर्म आपको लिखा हुआ मिले तो समझ जाइएगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट वाला सवाल है। वॉल्यूम कांस्टेंट वाले फॉर्मूले से ही लगेगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अच्छा, तो फॉर स्मॉल चेंज की अगर बात करते हैं, और ये वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए ही बात कर रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए ही बात कर रहा हूं, तो ध्यान दें कि अगर परसेंटेज चेंज, स्मॉल चेंज का मतलब कितना स्मॉल सर, लेस देन 5%। कितना परसेंट, लेस देन 5%। मतलब लेंथ आपका 1 से 5 के बीच में अगर चेंज हो रहा है, एरिया 1 से 5 के बीच में चेंज हो रहा है, रेडियस अगर 1 से 5 के बीच में चेंज हो रहा है, तो आप जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो जो पहले वाला तरीका है फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस -1 × 100 करेंगे तो बहुत कचड़ा हो जाएगा। क्योंकि स्मॉल चेंज का मतलब बहुत पॉइंट में आएगा। जैसे मैंने वाला 2% बोला तो क्या लिखेंगे, 2/100 इंटू में L + L, मतलब मान लिया 2% बढ़ा दिया तो क्या लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे L प्लस पॉइंट में 0.2L एंड दिस इज इक्वल टू 1.02L, ये तो लिखेंगे 1.02L। और इसका फिर होल स्क्वायर करेंगे तो बड़ा गंदा आ जाएगा, है ना। तो इसको करने का एक आसान तरीका है, आसान तरीका क्या है, हम एरर का कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज करेंगे। सपोज लेट पहला कॉन्सेप्ट कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ अगर आपका x% है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ अगर आपका x% है, तो हमेशा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आपका सीधा 2x% आ जाएगा, सीधा 2x% आ जाएगा। दूसरा नंबर, अगर परसेंटेज चेंज इन एरिया अगर आपका x% है, तो सीधा जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो 2x% आ जाएगा, वो भी माइनस में। अगर तीसरा नंबर की हम बात करें, परसेंटेज चेंज इन रेडियस भी हो सकता है। रेडियस में परसेंटेज चेंज अगर x% है, तो सीधा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस में 4x%। ये माइनस प्लस ये कहाँ से आ रहा है ना, आप इसको समझ भी सकते हैं। ध्यान दें, वॉल्यूम कांस्टेंट की अगर बात हो रही है तो R बराबर, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, आप समझ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, L² अपॉन में वॉल्यूम, है ना, और R बराबर रो इंटू वॉल्यूम अपॉन में A², या फिर इसको आप लिख सकते हैं R बराबर रो इंटू वॉल्यूम अपॉन में π² और R के पावर 4। तो ध्यान दें, प्लस का मतलब होता है इंक्रीज करना। इफ योर लेंथ इंक्रीजेज बाय x%, मान लेते हैं x%, अगर आपका लंबाई x% इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा लेकिन 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा लेंथ का। देखो, जितना पावर होता है ना, पावर को नीचे उतार दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर लेंथ में x% का चेंज हुआ है, तो रेजिस्टेंस में पावर के टाइम्स का चेंज हो जाता है। पावर कितना है, पावर 2 है।
सर यहाँ पे इसका चेंज नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि खींचोगे, स्ट्रेच करोगे या कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मोल्ड करोगे, बेंड करोगे, तो रो और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जिसमें इसमें चेंज नहीं आएगा तो उसमें चेंज हम नहीं देखेंगे, सिर्फ किस में देखेंगे, सिर्फ लंबाई में। मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लंबाई, डिपेंड्स ऑन लेंथ। दूसरी बात ध्यान दो, अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, इसलिए माइनस आ रहा है, मेक श्योर माइनस। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, आर एरिया के पावर 2 है तो ऊपर कर दोगे कितना आ जाएगा, एरिया के पावर रो इंटू वॉल्यूम एरिया के पावर कितना है, -2। तो ध्यान दो, अगर एरिया तुम्हारा बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो पहली बात तो माइनस। और किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, पावर 2 पर। तो पावर 2 पर अगर एरिया में 2x% चेंज होगा तो रेजिस्टेंस में 2x% चेंज होगा। एरिया अगर x% बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस 2x% घटेगा, क्योंकि इसका पावर 2 है। पावर के टाइम्स घट बढ़ जाता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। इधर देखो, अगर रेडियस वाले फॉर्मूले देखें कि अगर मान लो तुम्हारा रेडियस x% बढ़ गया, अगर रेडियस तुम्हारा x% बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस तो घटेगा, इसलिए माइनस है और 4 टाइम्स पावर टाइम्स, दैट्स इट। जितना फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो बोल ही सकते हैं ना ऐसे, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको टेबल बना दिया, खटाखट खटाखट। अब इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि क्या कांस्टेंट है और किसका परसेंटेज दिया है और किसका निकालना है, तो खड़ाक से कर लेंगे। समझा ही दिया मैंने पावर से। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे 2-4 सवाल कर लेते तो समझ में आ जाएगा। चलो देखो, लिखो, इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, या ऐसे लिख सकते हो, इफ लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज्ड बाय 2%, if length of the wire increased by 2%, find out the value of percentage change in resistance. If length of the wire increased by 2% by stretching, then what is the percentage change in radius? तो लेंथ इंक्रीज किया जा रहा है ना, तो लेंथ इंक्रीज किया जा रहा है, तो देखो ना, स्ट्रेचिंग बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम, मैंने बताया ये फॉर्मूला ऐसे तरीके से याद रखें, पावर 2 है ना। तो लेंथ अगर चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा, बस इसका इससे मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। और अगर और किसी से मतलब नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पावर टाइम्स प्लस में 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लंबाई। लंबाई में कितना चेंज हुआ है, 2% का, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4%, दैट्स इट, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ये आ गया। अगला क्वेश्चन लिखें, बाय स्ट्रेचिंग radius of the wire become half, हाफ मतलब 50% है ना। बाय स्ट्रेचिंग ऐसे लिख लो, रेडियस ऑफ द वायर डिक्रीजेस बाय, हाफ मत लिखो, हाफ नहीं होगा, रेडियस ऑफ द वायर डिक्रीजेस बाय 2%। बाय स्ट्रेचिंग रेडियस ऑफ द वायर डिक्रीजेस बाय 2%। फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, अब देखो स्ट्रेच करोगे ना, रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ये वो फॉर्मूला मत रटना, वो तो तब के लिए लिखा था जब रेडियस इंक्रीज करेगा। देखो रेडियस में मैंने पॉजिटिव लिखा था तो रेजिस्टेंस में मैंने नेगेटिव लिखा, लेकिन जब रेडियस तुम्हारा डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दो, तो इस तरीके से R बराबर रो इंटू एल अपॉन क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, स्ट्रेच किया जा रहा है, तो पाई स्क्वायर आर के पावर 4। अगर रेडियस तुम्हारा डिक्रीज करेगा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, दैट्स इट, खत्म बात। तो
तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द 4 टाइम्स प्लस, तो मुझे पता चल गया इंट्यूशन से कि बढ़ेगा कि घटेगा, और 4 टाइम्स पावर कितना है 4 है, तो 4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, 4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ध्यान दो, सॉरी रेडियस है, ध्यान दो, तो 4 इंटू रेजिस्टेंस कितना 2%, 2% तो कितना हो गया आंसर 8%। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो गया 8% आंसर आपका। मतलब जब कभी भी 1%, 2%, 4% इस तरीके का अगर छोटा चेंज हो रहा हो तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसे टाइप के भी सवाल पूछते हैं, कैसा पूछता है चलो देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि इफ अ कंडक्टर इज कट इनटू 3 पार्ट, इफ अ कंडक्टर इज कट इनटू 3 पार्ट, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। अगर किसी कंडक्टर को 3 पार्ट में कट कर दिया जाता है तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस आपका कितना होता है, ये पूछता है ना। तो सोचो ना कि अगर कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, कंडक्टर है, सवाल है ये, इसका रेजिस्टेंस आपको R दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर R, इसको 3 पार्ट में कट कर दिया गया। अब सोचो 3 पार्ट में कट कर दिया गया तो इसकी लंबाई क्या कर दी गई 3 टाइम्स कम हो गई L/3। पहले इसकी लंबाई कितनी थी L, अब इसकी लंबाई कितनी हो गई L/3। तो बताओ मेरे को क्या कांस्टेंट यहाँ पे है एरिया, इसका रेजिस्टेंस आपसे पूछा है और एरिया कांस्टेंट है। तो क्या करें, एरिया भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, क्योंकि मेटल को काट दोगे तो मेटल तो वही रहेगा ना, किसी वायर को आधा काट दोगे तो कॉपर से एल्युमिनियम थोड़ी हो जाएगा, तो रो भी कांस्टेंट है, इन दोनों का रो भी कांस्टेंट है, इन दोनों का एरिया भी कांस्टेंट है। तो क्या लगाएंगे R बराबर रो इंटू L/A से डायरेक्ट ये और ये उड़ा दो, मतलब कि कांस्टेंट मान लो, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया L, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू फाइनल लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ का रेशियो। अच्छा, फाइनल लेंथ कितना हो गया L/3 भाई, और ये कितना हो गया L, ये कट गया, दिस इज इक्वल टू कितना 1/3। तो ध्यान दो R डैश अपॉन में R इज इक्वल टू 1/3, मतलब R डैश की वैल्यू कितनी हो गई R/3, दैट्स इट। अब तुम देखो ना 3 पार्ट में काटे, 4 पार्ट में काटे, n पार्ट में काट दे तब भी हम सवाल कर लेंगे। अगर n पार्ट में काट देगा तो इसका लेंथ n टाइम्स घट जाएगा, मतलब L/n, फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा इसका। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस तुम्हारा, अगर इनिशियल लेंथ तुम्हारा L है तो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, फाइनल लेंथ तुम्हारा हो जाएगा L/n, और इनिशियल रेजिस्टेंस R है तो फाइनल रेजिस्टेंस ही आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो क्या करेंगे देखो ना, आज भी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि इसको कट किया गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मेटल सेम है, तुम्हारे पास मेटल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो देखो ना R डैश अपॉन में कितना हो जाएगा R, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो ऊपर पहले मैंने क्या लिया फाइनल रेजिस्टेंस पहले ले लिया, तो R डैश इज इक्वल टू L डैश अपॉन में L हो जाएगा, इसकी वैल्यू L/n अपॉन में L और L कट जाएगा 1/n हो जाएगा, और जो रेजिस्टेंस बनेगा आपका कितना बनेगा R/n। तो सोचो ना किसी भी कंडक्टर को काट देने पर, लेंथ के परपेंडिकुलर काट देने पर उसका रेजिस्टेंस घट जाता है, कितने टाइम्स घट जाता है n टाइम्स घट जाता है, इस टाइप से। कभी कभी सवाल पूछ देता है कि किसी कंडक्टर को खींच के उसकी लंबाई n गुनी कर दी गई तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो उसका आंसर स्टैंडर्ड है n² टाइम्स। कैसे देखो, इफ अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R स्ट्रेच्ड अप टू n टाइम्स, क्या बोला गया अप टू n टाइम्स, देन व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करने के बाद न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो पूछ रहा है आपसे। अब भैया स्ट्रेच करने के बाद न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, तो देखो ना कि पहले लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ मान लो ये हमारा यही रेजिस्टेंस है, मतलब कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है L, इसकी रेजिस्टेंस R है और मटेरियल इसका रो है। खींचने में मटेरियल चेंज हो जाएगा क्या, अरे भाई नहीं ना होगा, खींचने पे मटेरियल थोड़ी चेंज होगा, कॉपर से एल्युमिनियम थोड़ी हो जाएगा, कल भी रो था,
तू कल भी रो था, तू आज भी रो है, लेकिन इसका एरिया कम हो जाएगा। इसका अगर एरिया ए है तो इसका एरिया ए डैश होगा। तो सेम क्या रहा, वॉल्यूम सेम रहा, स्ट्रेच किया जा रहा है मैक्सिमम। अच्छा, इसकी लंबाई n टाइम्स खींच के बढ़ा दी गई। एल डैश बराबर कितना, एन एल, n टाइम्स बढ़ा गया तो n टाइम्स बढ़ा दिया गया ना, एन एल। तो ध्यान दो कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, रो इंटू एल अपॉन ए में हम ऊपर नीचे एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन में क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, ये एल स्क्वायर। तो ध्यान दो खींचने पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं आर डैश अपॉन में आर इज इक्वल टू एल डैश का स्क्वायर अपॉन में एल का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया, एन स्क्वायर बचा। तो फाइनल रेजिस्टेंस जो आपका बना वो क्या बना, एन स्क्वायर टाइम्स आर। मतलब खींचने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एन स्क्वायर टाइम्स आर। देखिए कितना आ रहा है, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर। मतलब किसी भी वायर को खींच देने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कितना टाइम्स बढ़ता है भाई, एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। कितना टाइम्स बढ़ता है, एन स्क्वायर टाइम उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा चलो ये बात हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट करके देगा, ये करके देगा, वो करके देगा, आप सवाल कर लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो आप समझ जाइएगा वॉल्यूम कांस्टेंट है, बेंड बोले तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल्ड बोले पिघला कर दूसरा शेप का या दूसरे लंबाई का, आधी लंबाई का बना दिया गया, दुगनी लंबाई का बना दिया गया, है ना। तो बस चारों में से कुछ भी बोले तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, चाहे मोल्डिंग बोले, चाहे कॉन्ट्रैक्टिंग बोले, चाहे कंप्रेसिंग बोले, है ना, चाहे बेंडिंग बोले, चाहे स्ट्रेचिंग बोले, एक ही बात है। बस ये टर्म याद रखिएगा, ये कुछ टर्म है, उस टर्म को आप बस याद रखिएगा, उसके बाद तो फिर सब हो ही जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, कभी कभी रेशियो के भी क्वेश्चंस आते हैं, देखेंगे क्वेश्चंस लगाएंगे तो रेशियो के क्वेश्चंस आएंगे। क्या कहेगा क्वेश्चन, ये कहेगा, मैं लिख देता हूं, इफ रेशियो ऑफ लेंथ length of three conductor is 1:2:1 and area of cross section is क्या ले 2:4:1 फाइंड फॉर सेम मेटल, ये लिखना जरूरी है। फॉर सेम मेटल फाइंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, इनके रेजिस्टेंस का क्या रेशियो होगा। ये लास्ट टाइप का सवाल रेजिस्टेंस का इस तरीके से पूछेगा। तो मैंने जितने फॉर्मूले क्वेश्चंस बना दिए, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं पूछ सकता, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। मैं वैसे भी मैं हल्का से थोड़ा सा बढ़ा के बता दिया आपको कि क्या क्या कैसे कैसे क्या है, लेकिन इससे ज्यादा आपसे बोर्ड में नहीं पूछ सकता, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान दो, कह रहा है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द थ्री कंडक्टर, मतलब तीन कंडक्टर हैं और वो भी सेम मेटल के, मतलब रो सेम रहेगा, इशारा 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 दे रहा है, सेम मेटल, सेम मतलब मेटल मतलब रो सेम है, ठीक है, रो सेम है तो लेंथ का रेशियो दे रखा है, एरिया का रेशियो दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। एक बार लिख लेते हैं ना इसको, सॉल्यूशन वाले पार्ट में एक बार लिख लेते हैं, लेंथ L1 S2 L2 S2 L3 इज इक्वल टू कितना है 1:2:1 है, और एरिया का रेशियो A1 is to A2 is to A3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2:4:1 है।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, देयर रेजिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे रेजिस्टेंस के लिए? देखो ना, R1, R2, R3। बॉस यहां पर R बराबर रो इंटू एल बाई ए सीधा सीधा लगेगा, क्योंकि इशारा देखो एरिया भी दे रखा है और लेंथ का भी रेशियो दे रखा है आपको। तो इसका मतलब क्या, आपको लगता है क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होगा? लगता है क्या? नहीं ना। तो इशारा ये है। अगर उसमें बोलता कि तीनों रेजिस्टेंस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब एल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यहां सीधा सीधा एरिया भी दे रखा है, लेंथ भी दे रखा है, दोनों का रेशियो दे रखा है, मतलब दोनों अलग अलग है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन के कहने पे जाना है और क्या लगाना है, रो तीनों का सेम है तो रो L1 अपॉन में A1 इज टू रो L2 अपॉन में A2 इज टू रो L3 अपॉन में A3। ध्यान दो, आपको ये बताया गया है छोटे क्लास में कि जब कभी रेशियो लेते हैं तो रेशियो में चाहे जितने नंबर का मल्टीप्लाई कर दो और चाहे जितने नंबर का डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। अरे भाई 1/2 में अगर मैं 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/6 ना होगा, और अगर 100/20 में अगर मैं 10 का डिवाइड मार दूं दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 का इसमें भी डिवाइड मार दिया, कितना बचा 10, 10 का इसमें भी डिवाइड मार दिया 2, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चाहे अगर कोई चीज रेशियो में होती है तो उसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर का डिवाइड मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? तो यहां पर क्या है, 3 चीज का रेशियो है, तो यहां भी डिवाइड मारेंगे हम जो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तीनों में जो है उसको हटा देंगे हम। कहने का मतलब मैंने डिवाइड मार दिया रो से तीनों में डिवाइड मार दिया, तो क्या मिलेगा हमें? मिलेगा L1 अपॉन में A1 इज टू L2 अपॉन में A2 इज टू L3 अपॉन में A3। ध्यान दो L1 L2 L3 का रेशियो क्या दे रखा है? 1:1। तो इसका मतलब 1:1। एरिया का रेशियो 2:4:1, तो 2:4:1 ले लिया रेशियो। ध्यान दो ये 1/2 बना, ये भी 1/2 बना, ये 1 बना, कितना बना? 1/2 1/2 और वो उधर 1 बन गया। तो क्या हुआ? 1 बन गया। तो मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं R1 इज टू R2 इज टू R3 बराबर 1/2 इज टू 1/2 इज टू 1 बना, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, अच्छा नहीं लग रहा था, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा और ये 2 बचेगा। तो रेजिस्टेंस का जो आपके पास रेशियो बना, वो तीनों रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है या तीनों कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उनका जो रेशियो है वो रेशियो 1:1:2 के रेशियो में आएगा। ये आपका रेजिस्टेंस है। आई होप क्लियर हो चुका होगा सवाल कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं और क्या क्या बनेगा। अच्छा, तो अब हमने तो सारी बातें कर ली। रेजिस्टेंस लेंथ के साथ कैसे डिपेंड करता है, एरिया के साथ कैसे डिपेंड करता है, हाँ एरिया के साथ कैसे डिपेंड करता है। उसके बाद परसेंटेज चेंज वाले सवाल देख लिए, स्मॉल चेंज वाले भी सवाल हमने देख लिए कैसे होता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब रो पर। किस पर? रो पर, है ना। रेजिस्टेंस रो पर कैसे डिपेंड करता है उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि रो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। क्योंकि जब रो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर तभी तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, है ना। क्योंकि एक दूसरे से तीनों लिंक्ड हैं। पहले रो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, रेजिस्टिविटी, तब रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। जब रो ही डिपेंड नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड कर पाएगा, है ना। खैर सुनिए बात को। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। क्या बोला? डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑन टेम्परेचर। हाँ ध्यान दो,
रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। बॉस, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था फॉर्मूला? R बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो पढ़ा ही था। इसका असली फॉर्मूला अंदर इंटरनल फॉर्मूला, इंटरनल फॉर्मूला मतलब माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला कुछ पढ़ा था ना इसके अंदर वाला। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था R बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, और रेजिस्टिविटी ही आपकी यही रेजिस्टिविटी है। तो ध्यान दो, रेजिस्टिविटी बराबर कितना हो जाएगा? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये दोनों फॉर्मूले से याद होने चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं मेटल की। मेटल है ना, और मेटल और एलॉय दोनों का सेम ही होता है। मेटल और एलॉय दोनों का सेम ही नेचर होता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। इसलिए मैंने मेटल और एलॉय दोनों को साथ में रख दिया। तो बहुत अगर आप ध्यान से देखें तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आरएमएस स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम, दो लैटिस से लड़ने का टाइम कम हो जाएगा। अगर हम मेटल या एलॉय की बात करें तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेस, टाउ विल डिक्रीजेस। और अगर टाउ आपका डिक्रीज करेगा तो आपको फॉर्मूलेस दिख रहा है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से देखें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, भैया उसके पास तो मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, पहले से जो होना था फ्री हो चुका है, अब दोबारा थोड़ी होगा। सारे के सारे ऐसा माना जाता है कंडक्टर मेटल के अंदर सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं। जब फ्री हो चुके हैं सारे इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, बाउंड इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। वो जब सारे के सारे फ्री हो चुके हैं तो वो दोबारा बढ़ते नहीं है, मतलब एन भी कांस्टेंट रहता है। एन तुम्हारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता मेटल का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेगा भाई? वो तो कांस्टेंट है, आज भी कांस्टेंट है, कल भी कांस्टेंट है, 10 घंटे बाद कांस्टेंट रहेगा, 10 दिन बाद कांस्टेंट रहेगा और 30 साल बाद भी कांस्टेंट रहेगा। वो हमेशा कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, रो डिपेंड कर गया टाउ पे। तो सोच के देखो, रो बढ़ जाएगा, टाउ कम होगा, रो बढ़ जाएगा। मतलब ये टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटल तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, और वही बिहेवियर हमारा एलॉय का भी होता है। दूसरा नंबर नोट करें, सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं ना? बैटरी के अंदर जो पानी भरा होता है उसको आप लोग पानी ही बोलते हैं ना, उसे इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। विद्युत अपघट्य हिंदी में बोलते हैं उसको। खैर, तो जनरली समझाने के लिए बैटरी का पानी वही इलेक्ट्रोलाइट है ना, जिसमें इलेक्ट्रोड डूबा हुआ होता है। बैटरी के अंदर जो पानी भरा होता है भाई, हाँ ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है सोच के देखो। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टाउ तो इसमें भी कम होगा। लेकिन इसमें एक खास बात और होती है, इसमें एन बढ़ जाता है, एन की वैल्यू बढ़ती है। इसमें एन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो ध्यान दो, टाउ कम होता है, एन की वैल्यू बढ़ जाती है। टाउ कम होता है, एन की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन इसमें ये डोमिनेंट नेचर का होता है।
ये डोमिनेट कर जाता है। मतलब ये जो होता है इसके ऊपर भारी पड़ जाता है। मतलब ये तो घटता ही है, लेकिन ये बढ़ता है और इस तरीके से बढ़ता है कि बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसमें नहीं बढ़ा था सर, इसमें क्यों बढ़ा? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्यों बढ़ा? क्योंकि सेमीकंडक्टर है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री है और कुछ नहीं है। ये तो डेफिनेशन बताया गया था आपको कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसके सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन माना जाता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो फ्री हैं तो इसीलिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है इसके पास, n बराबर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, इसीलिए तो इसे सेमीकंडक्टर बोला गया। कभी कभी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कभी कभी ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये दोनों, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है बोथ होती है, कंडक्टर की तरह भी होती है और इंसुलेटर की तरह भी होती है। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बचे ना, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री है कुछ नहीं है, तो जो नहीं है वो भी फ्री हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर मिला, खड़ाक से इलेक्ट्रॉन बाहर। टेम्परेचर मिला, खड़ाक से इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, टाउ तो कम होगा लेकिन एन भी बढ़ता है। लेकिन इन दोनों में डोमिनेट कौन करता है? एन करता है, मतलब एन बड़ी तेजी से बढ़ता है। आप सोच के देखो, एन बड़ी तेजी से बढ़ेगा मतलब ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये डोमिनेंट नेचर का है, मतलब ये ज्यादा बढ़ता है, और ये घटता है और ये बड़ी तेजी से बढ़ता है, मतलब नीचे वाला कैरेक्टर कैसा रहेगा? बढ़ने वाला। ये घटता है, ये बढ़ता है, लेकिन ये बड़ी तेजी से बढ़ता है, तो इसका मतलब नीचे वाला कैरेक्टर बढ़ने वाला रहेगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ओवरऑल घट जाएगा मतलब रेजिस्टिविटी इसकी डिक्रीज करती है, दैट इज रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, तो हम बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है, और मेटल और अलॉय में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये बात दिमाग में ऐसे होनी चाहिए, और इसी फॉर्मूले से ही आप बताएंगे, पूछा जाता है सवाल में, है ना, पूछा जाता है। अच्छा, कुछ बातें और कर लेते हैं। अब हमने पढ़ा इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे, टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता है, कोई तो फॉर्मूला होगा कि अलग अलग टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बनाने के लिए एक टर्म और इंट्रोड्यूस किया जाता है इसी के अंदर, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अगला पॉइंट इसका। इसको समझाते हैं थोड़ा बहुत। जैसे क्लास 11 में पढ़ा था आपने कि किसी भी मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका लेंथ बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, डायमेंशंस बेसिकली बदलते हैं। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, देन डायमेंशन ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस, ईच डायमेंशंस, लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, साइज बढ़ जाता है। पढ़ा है ना। जो लेंथ, फाइनल लेंथ होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, वो कितना हो जाता है? इनिशियल लेंथ इनटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल एरिया होता है ए डैश इज इक्वल टू इनिशियल एरिया इनटू में 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। फाइनल वॉल्यूम होता है वी डैश इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये क्लास 11th का बात है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट वाले पार्ट में ये पढ़ाया जाता है। लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। ये अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा एक कांस्टेंट है, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर एरियल एक्सपेंशन। गामा भी एक कांस्टेंट है जिसे क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद होना चाहिए। अगर पढ़े होंगे क्लास 11 में ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला ऐसा ही होता है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। अगर किसी पर्टिकुलर मेटल की अगर हम बात करते हैं, मेटल की, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है ना। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, मैं ये बता रहा हूं आपको। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, है ना, एक्सपेरिमेंटली इट इज
observed that change in resistance, क्या बोला, change in resistance is directly proportional to change in temperature. change in resistance delta R is directly proportional to change in temperature. Experimentally ये देखा गया. तो चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस. ऐसे लिख सकते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस या सीधा इधर आर. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू डेल्टा थीटा. और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा. इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और उसको मैं अब लिख रहा हूं. ध्यान देना कि चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर बराबर अल्फा आर डेल्टा थीटा. वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ऐसे तो बोला गया यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बट दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लीनियर एक्सपेंशन नहीं है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो देखो ना अल्फा क्या हुआ. वैसे अल्फा का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताया जाता है, लेकिन ठीक है मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है ना. तो अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा बराबर हुआ आपके पास डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा थीटा. दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर अल्फा. तो सोचो ना अल्फा को डिफाइन कैसे करें. इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अल्फा को डिफाइन कैसे करें. अब अल्फा को डिफाइन करने का तरीका ये है कि अगर आपका रेजिस्टेंस जो इनिशियल रेजिस्टेंस है जिसमें आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं वो 1 ओम का हो और डेल्टा थीटा बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कर रहे हैं. मेक श्योर जो टेम्परेचर चेंज है वो हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, केल्विन में नहीं. आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको केल्विन में दिया जाएगा, लेकिन आप डिग्री सेल्सियस में ही उसको काम करेंगे, ये ध्यान रखेंगे. तो ध्यान दीजिए आर बराबर 1 ओम, डेल्टा आर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर ऐसा रख दिया जाए तो अल्फा की वैल्यू उस दिन कितनी हो जाएगी. दिस इज इंप्लाइज दैट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर चेंज इन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा. तो डिफाइन कैसे किया गया, ध्यान से सुनना. डिफाइन कैसे किया गया अल्फा को, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे किया गया उसको सुनिएगा, किताब में क्या लिखा है. द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट ओम by changing 1 degree Celsius, by changing temperature 1 degree centigrade या 1 degree Celsius. तो what is the alpha? Alpha is the change in resistance of 1 ohm of conductor by changing 1 degree centigrade temperature. अगर किसी 1 ओम के रेजिस्टेंस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो आता है वही चेंज इन रेजिस्टेंस आपका अल्फा है. सही है ना भाई. आर बराबर 1 ओम है, डेल्टा थीटा बराबर 1 डिग्री सेल्सियस. अगर किसी 1 ओम के रेजिस्टेंस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करते हैं तो अल्फा बराबर डेल्टा आर आ जाएगा ना. तो अगर हम चेंज इन रेजिस्टेंस देख लेंगे वही आपका क्या होगा, अल्फा होगा. ये डिफाइन करने का तरीका है. कई बार ऐसे हम करते थे 11th में भी और यहाँ भी कर रहे हैं. अच्छा आर बराबर रो इंटू एल बाई ए भी किया था वैसे मैंने, है ना. अगर यूनिट ओम का कोई क्यूब ले लोगे, सॉरी यूनिट ओम कह रहा हूँ, यूनिट लेंथ का अगर आप कोई क्यूब ले लोगे तो उसका एरिया भी 1 हो गया, लेंथ भी 1 हो गया, तो आर बराबर रो हो गया. तो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, है ना.
वहाँ बताते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक साइड का रेजिस्टेंस होता है. इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट साइड ऑफ द क्यूब, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. खैर, अल्फा बराबर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू में डेल्टा थीटा इस तरीके से लिखा है. अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट की अगर बात करें तो ये ओम होगा, ये ओम होगा, उड़ जाएगा. इसका यूनिट आपका सीधा सीधा कहलाएगा यूनिट. यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेंटीग्रेड. यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेंटीग्रेड. मेक श्योर डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड में है, केल्विन में नहीं होना चाहिए. अच्छा, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं? कैसे लिखेंगे सर? डी आर बाई आर डी थीटा. फॉर स्मॉल चेंज के तो लिख ही सकते हैं. डेल्टा की जगह पे स्मॉल डी लिख देंगे, यहाँ पे डी स्मॉल डी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अल्फा बराबर डी आर अपॉन आर इंटू डी थीटा. ठीक है, अल्फा बराबर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा में थीटा, या फिर डी आर अपॉन आर इंटू में डी थीटा. अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा. क्या निकालूंगा? मैं सॉल्व करूंगा फाइनल रेजिस्टेंस. मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस कुछ था, मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस तुम्हारा R2 है ना, और फाइनल रेजिस्टेंस कितना है? R1. चलो रिलेशन निकालते हैं. अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई कंडक्टर था, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? उसका इनिशियल रेजिस्टेंस है R1, है ना. उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? R1. मैंने इसको हीट दिया, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाया. θ1 टेम्परेचर पे था ये, और मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया और θ2 टेम्परेचर पे लेके गया इसको एट θ2. इसका रेजिस्टेंस था R1 एट θ1, और एट θ2 पे इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया, तो चेंज हो गया. तो चेंज इन टेम्परेचर कितना? डेल्टा थीटा बराबर θ2 माइनस θ1. बढ़ाया मैंने, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस. तो ध्यान दो, ध्यान से अगर तुम देखो तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर बराबर लिख सकते हैं आर अल्फा डेल्टा थीटा, ये तो लिखेंगे. फाइनल रेजिस्टेंस अगर निकले की बात आएगी तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? पहले था कितना? पहले R1 था और बढ़ गया कितना? डेल्टा आर. तो R1 प्लस डेल्टा आर कितना हो जाएगा? आर अल्फा डेल्टा थीटा. ध्यान दीजिए R1 है, R1 है ना, डेल्टा आर बराबर R1 हो जाएगा. हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस R1 था ना इनिशियल, ये इनिशियल रेजिस्टेंस होता है. तो ध्यान दीजिए R1 बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल रेजिस्टेंस. दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल रेजिस्टेंस. ये तुम्हारा इनिशियल रेजिस्टेंस है. इसको और प्रिसाइसली लिखा जाए, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1. सही है, θ2 माइनस θ1. जहां पे R1 क्या है? रेजिस्टेंस. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, है ना. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर. इनिशियल रेजिस्टेंस हमेशा किसको माना गया? अच्छी बुकों में लिखा गया है, और एनसीईआरटी में भी आपके लिखा गया कि इनिशियल रेजिस्टेंस है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स हो गया, है ना, और भी पियर्सन्स की बुक हो गई उसमें, और आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि इनिशियल रेजिस्टेंस ये है, और इस इनिशियल रेजिस्टेंस को किसी भी टेम्परेचर पर नहीं मानेंगे. ऐसा नहीं कि अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन ये बोल दिया गया कि 30 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम है और 50 डिग्री सेल्सियस पे आपका 7 ओम है, तो फॉर्मूला यूज़ करिए. तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पे ऐसा नहीं कि 50 यहाँ रखेंगे 30 यहाँ रखेंगे, इसको फिक्स किया गया है. ये जो इनिशियल रेजिस्टेंस है आपको बोला गया है, किताबों में साफ साफ बोला गया है, और लोगों ने साफ साफ बोला है कि आप जब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो आपका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है.
किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट इज दिस, ध्यान दें, व्हाट इज दिस, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके एनसीईआरटी में लिखा है तो आप यही मानेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना। माना तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को भी माना जाता है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इनिशियल का मतलब ये है, समझ रहे बात को। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स है कि इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आपको लिखना पड़ेगा, फिक्स है। मतलब ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। मतलब क्या चेंज होगा, आपका फाइनल रेजिस्टेंस चेंज होगा। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है किसी पर्टिकुलर वायर के लिए, है ना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रेजिस्टेंस है। अब होना भी चाहिए, वो इनिशियल रेजिस्टेंस है ना, इनिशियल रेजिस्टेंस तो चेंज होता नहीं है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला रेजिस्टेंस ही लिखा जाएगा, 30, 50, 55 इतने डिग्री सेंटीग्रेड वाला नहीं। चलिए अभी सवाल करें तो समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि मैंने क्या मान लिया कि θ1 को क्या मान लिया, θ1 बराबर मैंने मान लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस रेजिस्टेंस पर R1 को मैं क्या लिखूंगा, R1 बराबर R0 लिख दिया मैंने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस। अब सोचो कि θ1 अगर तुम्हारा 0 हो गया, θ1 अगर तुम्हारा 0 हो गया तो मैं 2 क्यों लिखूंगा, θ2 क्यों लिखूं, मैं सीधा θ2 को मैं थीटा लिखूंगा, थीटा लिखूंगा। अगर θ1 को मैंने 0 डिग्री उसको फिक्स कर दिया θ1 को, तो θ2 को मैं क्या लिखूंगा, θ2 को मैं थीटा लिख दूंगा किसी भी टेम्परेचर पर, है ना। किसी भी टेम्परेचर थीटा को मैं θ2 ना लिखकर थीटा लिखूंगा। और R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर सीधा मैं R लिखूंगा। R मतलब R इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट टेम्परेचर थीटा, और थीटा मस्ट बी इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखेंगे। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें, तो फॉर्मूला क्या बना, बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो फॉर्मूला आपके लिए क्या बना, फॉर्मूला आपके लिए बना है, फॉर्मूला आपके लिए क्या बन गया, आपका फॉर्मूला ये बन गया R बराबर R01 प्लस अल्फा थीटा। अब ये चेंज के फॉर्म में नहीं है, ये चेंज के फॉर्म में था। इस फॉर्मूले से आप गलती कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है, क्योंकि पक्का आप गलती करेंगे ही करेंगे। आप यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस, जैसे मान लिया आपको बोल दिया गया कि 30 डिग्री सेल्सियस पे किसी रेजिस्टेंस का किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 4 ओम, और मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस आपका है 6 ओम, बताओ अल्फा क्या होगा। अगर आपसे अल्फा पूछे तो आप क्या लिखेंगे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 ओम है, तो आप ऐसे समझेंगे कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 ओम है, तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे आप 30 रख देंगे, और यहाँ पे आप क्या रख देंगे, फाइनल रेजिस्टेंस इसको समझ लेंगे 6 ओम। और उसके बाद θ2 इसको मान लेंगे, θ1 इसको मान लेंगे, θ2 माइनस θ1 यहाँ रख देंगे, 70 आ जाएगा। और यहाँ से अल्फा भी आपका आ जाएगा, लेकिन वो अल्फा आपका गलत है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया दिस इज द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, और इसको फिक्स किया गया है किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। और अगर इसको फिक्स किया गया है तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स किया गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कई बुक इसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कई बुक क्या 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है कुछ मटेरियल के लिए, कुछ मटेरियल के 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जो हमें पढ़ना है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही पढ़ना है। मतलब एनसीईआरटी ने 0 डिग्री लिखा हुआ है, 0 डिग्री हमको भी मानना है, तो ये आ गया। तो ऐसे गलत हो जाएगा, इसीलिए ये फॉर्मूला याद रखें, R बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा, वेयर थीटा इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड पर। और R क्या होगा, रेजिस्टेंस, R क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर थीटा, ये याद रखेंगे, क्योंकि ये तो मैंने फिक्स कर दिया। अब R0 क्या है,
इट इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक बात है, उतारते रहो। आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा, यही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं पूरे सवाल में, ये फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा, गलत हो जाता है, मैं भी गलत कर देता हूँ इससे। ये फॉर्मूला यूज करो भाई, ये फिक्स है, ये फिक्स है ना। चलो थोड़ी सी बात कर लेते, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। इस पर सवाल हम अगले लेक्चर में लेंगे, और उसके बाद हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब सर्किट एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा अगले लेक्चर में। हाँ, सर्किट एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा इसका सवाल है, एक दो चार सवाल लेंगे, उसके बाद सर्किट एनालिसिस हमारा स्टार्ट हो जाएगा अगले ही लेक्चर में। ध्यान दो, क्या कहा? ध्यान दो, मैंने कहा ध्यान दो, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अल्फा क्या क्या हो सकता है, देखो अल्फा वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अल्फा, या फिर चलो ऐसे लिख देते हैं, अल्फा कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो ऑल्सो। कैसे पता? देखो मैंने अल्फा बराबर क्या लिखा था, डी आर अपॉन आर इंटू डी थीटा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डी थीटा आपका पॉजिटिव आएगा, चेंज है ना। टेम्परेचर अगर आपका बढ़ेगा तो डी थीटा पॉजिटिव होगा, तो डी आर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम मेटल या फिर अलॉय की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, डी आर भी चेंज इन रेजिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और डी थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल पूरे की पूरी वैल्यू पॉजिटिव रही। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर हम जानते हैं सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रेजिस्टेंस घटता है, तो इसका मतलब ये फाइनल वैल्यू कम होगी, इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटेगा तो फाइनल वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कम होगी। तो ये जो डी आर है आपका नेगेटिव आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा ना, डी आर हमेशा डी आर चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये डी आर आपका निगेटिव आएगा, ये आपका पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या आ गया, निगेटिव आ गया। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब अल्फा कैन बी पॉजिटिव, अल्फा कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो ऑल्सो। अल्फा पॉजिटिव किसका आएगा? अल्फा पॉजिटिव है किसका? मेटल का, मेटल का। अल्फा नेगेटिव किसका? सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है, और साथ ही साथ इंसुलेटर भी लिख लो भाई, इंसुलेटर नीट में एक बार पूछ लिया था, नीट में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इंसुलेटर भी लिख रहा हूं, क्योंकि नीट में इंसुलेटर उसने मारा है ना। हालांकि एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है डैश लिखा हुआ है, इंसुलेटर का अल्फा में डैश लिखा हुआ है, लेकिन नीट में एक बार 2018 में सवाल आया था, पूछा हुआ था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि किसका अल्फा नेगेटिव होता है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल दो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव फॉर, पहला लिखा हुआ था सेमीकंडक्टर, दूसरा लिखा हुआ था इंसुलेटर, तीसरा लिखा हुआ था सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ, और चौथा था नन। आंसर उसका क्या सही था पता है? सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर बोथ। क्योंकि क्या होता है ना, ये इंसुलेटर का जो आपका अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है और जीरो के बहुत करीब होता है, नेगेटिव होता है और जीरो के बहुत करीब होता है, मतलब माइनस में 0.00000001 इस टाइप का पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो जीरो के बहुत करीब है और नेगेटिव है ये इंसुलेटर का। तो जब भी आपसे पूछे अल्फा नेगेटिव किसका, तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर दोनों का बोलो, और अगर कोई सवाल करे इंसुलेटर का कैसे, तो उसको समझाओ कि अल्फा नेगेटिव होगा लेकिन जीरो के बहुत करीब होगा, मतलब बहुत स्मॉल होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगा, बहुत स्मॉल होगा। पॉजिटिव जिसका होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है, इसका मतलब अल्फा नेगेटिव। रेजिस्टेंस घट जाता है, रेजिस्टेंस घट जाता है मतलब इंसुलेटर का भी रेजिस्टेंस घटता है। हम ऐसा ही मानते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा भाई तो इंसुलेटर में इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर निकलेंगे,
जब इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसका मतलब रेजिस्टेंस घटा ना उसका, इसलिए उसका अल्फा नेगेटिव, स्मॉल वैल्यू ऑफ। बहुत ज़्यादा इंसुलेटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री तो होते नहीं है, और जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो उनका अल्फा जो होगा अच्छा खासा नेगेटिव नहीं होगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा, है ना। इसलिए थोड़ा बहुत ये इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसलिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो गया। खैर, अल्फा जीरो किसका होगा? अल्फा जीरो जब डी आर बराबर जीरो, डी आर मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब व्हेन मटेरियल डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर कोई मटेरियल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसका अल्फा जीरो होगा, सीधा सीधा अल्फा जीरो। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं सवाल में यूज करूंगा, करेंगे, अगली बार करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा। खैर, यहां पे लिखें रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, मटेरियल डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है अल्फा जीरो का? कि रेजिस्टेंस जो मटेरियल का होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो अगले लेक्चर पे हम लोग, अगले लेक्चर में इसके सवाल देखेंगे हम लोग, कुछ सवाल, 2-4 सवाल देखेंगे, इसका करने का तरीका देखेंगे, है ना। अक्सर ये सवाल मतलब ये फार्मूला तो हर बच्चा जानता है, लेकिन इसके सवाल गलत हो जाते हैं, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। क्यों गलत होते हैं वो मैंने तुमको समझाया। वो 30 और 50 लेता है, ठीक है, नहीं लेना है, ये वाला फिक्स है भाई, ये इनिशियल रेजिस्टेंस आपका फिक्स है, आपका बस एक ही रेजिस्टेंस है, मतलब आपको सिर्फ दिया गया, आपका हक, आपको हक दिया गया है सिर्फ एक टेम्परेचर पर एक रेजिस्टेंस रखने का। इस फॉर्मूले में 2 रेजिस्टेंस रखने का आपको हक है ही नहीं, आपको सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस रखने का हक है। जैसे V बराबर U प्लस AT में सिर्फ फाइनल वेलोसिटी बदलती है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं बदलती, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स्ड रहती है। समझ रहे बात को? ऐसा ही बात यहाँ पे है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। तो अगर हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें सर्किट एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।